सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी प्यारे नौजवान साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं 2 बिल्कुल ताज़ा तरीन घटनाओं के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ। इसमें एक है खजुराहो की मूर्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं और दूसरी खबर है कि देहरादून में जो अभी बाढ़ आई है। इन 2 विषयों पर हम लोग बातें करेंगे और ये दोनों ही जो टॉपिक हैं या यूँ कह लीजिए ये दोनों ही जो घटनाएँ हैं, न्यूज़ हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। प्री की दृष्टि से भी और मेंस की दृष्टि से भी। तो सबसे पहले बात करते हैं खजुराहो में जो एक भगवान विष्णु की प्रतिमा थी जो क्षतिग्रस्त है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? खजुराहो का नाम आपने सुना ही होगा। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है और खजुराहो बाकायदे वहाँ कई सारे मंदिर हैं जिन्हें यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल और आपके इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, क्योंकि खजुराहो के जो मंदिर बने हैं वो चंदेल शासकों ने बनाए थे और ये मंदिर अपने आप में विश्वविख्यात मंदिर हैं, विश्वविख्यात मंदिर हैं। खासकर जब खजुराहो की बात आती है, खजुराहो के मंदिरों की बात आती है, तो जनरली लोगों के दिमाग में कामुक मूर्तियों का संदर्भ उभरता है। ये बात है, लेकिन खजुराहो में दूसरे भी बहुत सारे मंदिर हैं। जैन मंदिर तो वहाँ न जाने कितने हैं। जो चंदेल शासक थे, उन्होंने वहाँ इन मंदिरों का निर्माण किया था और यदि आप इस बार के मेंस का पेपर उठा करके देखेंगे, जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट पेपर, तो बाकायदे चंदेल शासकों के मंदिर निर्माण की मूर्तियों में जो ओज है, उस पर प्रश्न भी पूछा गया है। तो डेफिनेटली ये वहाँ की मूर्तिकला की विशेषता है, अपने आप में विशिष्टता है। तो खजुराहो के जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की एक क्षतिग्रस्त मूर्ति थी। तो उसके पुनर्निर्माण और पुनर्प्रतिष्ठा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और खारिज करते हुए साफ तौर पर यह कहा कि दरअसल ये बेसिकली प्रचार का एक हथकंडा है। जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये वाक्य कहा कि यह पूरी तरह से पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। इसके पीछे कोई दूसरी भावना नहीं है सिवाय इसके कि इससे पब्लिसिटी मिल जाएगी और देखिए कि पब्लिसिटी मिल गई। और ये कहते हुए सीजेआई ने जो टिप्पणी की है, जिसे आप एक तल्ख सी टिप्पणी कह सकते हैं, उसे सुनिए। उन्होंने कहा कि जाइए और खुद भगवान से कहिए कि वही कुछ करें। आप भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हैं तो प्रार्थना कीजिए और ध्यान कीजिए। चलिए, ये तो एक टिप्पणी है, लेकिन उन्होंने बात कौन सी कही? देखिए, जब आप खारिज करते हैं तो टिप्पणी एक अलग बात है, लेकिन आप फैसले के तौर पर बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बात कहते हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी की दृष्टि से आपको उसी बात को जानना चाहिए। उन्होंने कहा, यह पुरातात्विक धरोहर है, इसे बदला जा सकता है या नहीं, यह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तय करेगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की चर्चा करता है, इसलिए उस पर भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। देखिए, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसका नियम क्या कहता है, इसे जान लीजिए। नियम कहता है कि किसी भी संरक्षित मंदिर या स्मारक में खंडित मूर्तियों को बदलना वर्जित है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी मौलिकता और प्राचीनता को सुरक्षित रखा जाना चाहिए। साफ तौर पर नियम में कहा गया है कि टूटी हुई मूर्ति भी इतिहास और धरोहर का हिस्सा मानी जाती हैं। ये तो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नियम कहता है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये जो खजुराहो विश्व धरोहर में शामिल है, विश्व धरोहर में शामिल करने का अधिकार किसको है? यूनेस्को का। इसका मतलब यह हुआ कि यदि आप इन मूर्तियों में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, पुनर्प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन बात इसी से नहीं बनेगी, आपको बाकायदे यूनेस्को से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये विश्व धरोहर में शामिल है। और मज़ेदार बात है कि विश्व धरोहर का जो सिद्धांत है वह भी बिल्कुल इसके साथ मैच करता है। वहाँ भी साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी प्रतिमा या ढांचे को रिप्लेस करने की बजाय सिर्फ
कंजर्वेशन किया जा सकता है, उसका संरक्षण किया जा सकता है। अब आप देखिए कि यहाँ दोनों का बिल्कुल मैच कर रहा है। तो सीधी-सी बात है कि यह संभव ही नहीं हो सकता। क्योंकि एक बहुत ही सिंपल सी बात है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा भी है कि जो धरोहर है, जो हेरिटेज है, उसका जो मूल्य है, वो उसकी मौलिकता में है, उसकी सुंदरता में नहीं है। मौलिकता में कि भई ये 1000 साल पुरानी मूर्ति है, ये 2000 साल पुरानी कला है। अगर हम उसी को पुनर्निर्माण के नाम पर नष्ट कर देंगे, तो फिर धरोहर रह कैसे जाएगी? यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पहली बार नहीं है कि इस तरह का मामला सामने आया है। इससे भी पहले इस तरह की घटनाएँ हो चुकी हैं। यह जो मूर्ति है, भगवान विष्णु की है और 7 फीट ऊँची है। फ्रेंड्स, एक सूचना है, एफईआईएस का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। दोस्तों, जो दूसरी घटना है वो देहरादून में आए हुए तबाही की घटना है। बाढ़ की तबाही, बादलों के फटने से जो तबाही आती है वो तबाही। डिटेल्स आप अखबार में पढ़ चुके हैं। उसके बारे में मैं बात करने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि उससे कोई आपको विशेष लाभ होना नहीं है। कि किस तरह से मसूरी और जो राजमार्ग होते थे देहरादून के वो टूट गए हैं और नदी जो बिल्कुल सूखी रहती थी उसमें बाढ़ आ गई है और उसमें ट्रक खड़े थे वो बह गए हैं, घर टूट गए हैं, मकानें बह गई हैं, दुकानें बह गई हैं। जब बाढ़ आएगी, बादल फटेंगे तो इस तरह की घटनाएं होंगी ही। इसके बारे में जो प्रोफेसर नवीन जुयाल हैं, वे वरिष्ठ भू वैज्ञानिक हैं और केंद्र सरकार की पर्यावरण पर जो हाई पावर कमेटी है उसके सदस्य भी हैं। उन्होंने जो बात कही है उसे मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा है कि 1879 में उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी बाढ़ आई थी। तब चमोली जिले के द्रोणा गांव के सिरे पर मौजूद ग्लेशियर टूटकर विरही नदी में गिरा था। लेकिन तब एक ही व्यक्ति की मौत हुई थी। सोचिए, सबसे बड़ी बाढ़ आने के बावजूद एक ही व्यक्ति की मौत हुई थी और अभी न जाने कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, कितने मकान तबाह हो गए हैं। इसका कारण क्या है? आइए उनके शब्दों में जानते हैं। उन्होंने इस बात पर बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की है कि एक ही सीजन में इस 7वीं बड़ी प्राकृतिक आपदा, एक ही सीजन में, और सभी में एक समानता है। और समानता क्या है? कम बारिश लेकिन नुकसान ज्यादा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इन्होंने जो पॉइंट्स बताए हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि हिमालय का भूगर्भीय क्षेत्र बेहद संवेदनशील है, ये बात सभी जानते हैं। फिर भी 2 दशक से पहाड़ों पर सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए सुरंगों का निर्माण हो रहा है और ये सब कुछ धड़ल्ले से जारी है। तो नदियों का जो प्राकृतिक प्रवाह है उसके रास्ते में होटल, रिजॉर्ट बन गए हैं, आबादी बस गई है। इसने पहाड़ी ढालों की प्राकृतिक स्थिरता को प्रभावित कर दिया है। नेक्स्ट बात वो बताते हैं कि जहां पहले ढालों पर सतही जल धीरे धीरे रिसता था, अब सड़क कटिंग और ब्लास्टिंग के कारण बने कमजोर जोन से पानी सीधे नीचे आकर बड़े पैमाने पर मास वेस्टिंग प्रोसेस को सक्रिय कर रहा है। सीमित क्षेत्र में हुई वर्षा ने हाइड्रोलॉजिकल लोड बढ़ा दिया है। इससे तुरंत भूस्खलन व मलबा प्रवाह में बदल जाता है। और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि हमें समझना होगा कि हिमालय को मैदानों की तरह इंजीनियरिंग प्रयोगशाला नहीं बना सकते। यदि विज्ञान की इन बुनियादी शर्तों की अनदेखी करेंगे तो बड़ी आपदाएं आती रहेंगी। तो दोस्तों, इसमें उन्होंने 2-3 बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है और बड़े वैज्ञानिक तरीके से बात कही हैं। इसलिए उनके इन बातों को मैंने आपके सामने रखा है और जैसा कि आप जानते हैं
कि जो हिमालय में इस तरह की प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं, और वैसे भी हिमालय अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सिविल सर्विस एग्ज़ामिनेशन का, तो इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस विषय पर आज बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।